आज बेनेडिक्टो क्रोचे भाग 3 वही पाश्चात्य काव्यशास्त्र। कला की उत्पत्ति। क्रोचे के अनुसार कला की उत्पत्ति ऐच्छिक नहीं है। कलाकार चाहे या न चाहे, समय आने पर कलाकृति सहज भाव से स्वयं उत्पन्न हो जाती है। भौतिक सौंदर्य की उत्पत्ति के साधन हैं सतर्क संकल्प, विजिलेंट विल, जिसके कारण संदृष्टियाँ, विजन्स, अंतःप्रज्ञाएं या प्रतिरूपण, रिप्रेजेंटेशन नष्ट होने से बच जाते हैं। समय समय पर मन में बहुत सारी संदृष्टियाँ झलक उठती है, अंतःप्रज्ञाएं स्फुरित हो उठती है, जिन्हें स्थिर रखना बड़ा कठिन है, क्योंकि झलक या स्फुरण के साथ वे विनिष्ट भी हो जाती है। अवसर पड़ने पर उनसे काम लिया जाए, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें सुरक्षित रखा जाए। ये सतर्क संकल्प से ही संभव है। इस संकल्प में अत्यंत द्रुत गति और सहजता से काम करने की तथा देर तक और श्रम पूर्वक पर्यालोचन की क्षमता होनी चाहिए। कला के बाह्यकरण अर्थात उसे बाह्य रूप देने की इच्छा के पूर्व कलाकार में विभिन्न प्रकार का ज्ञान समुच्चय अपेक्षित होता है। यही शिल्प टेक्निक के नाम से जाना जाता है। हमने पहले कहा है कि क्रोचे जहाँ कला के मूल में अंतःप्रज्ञा और आंतरिक क्रिया पर बल देते हैं, वहाँ बाह्य ज्ञान व्युत्पत्ति को नकारते नहीं। यहाँ यही बात उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कही है। जिसे शिल्प या टेक्निक कहते हैं, वह ज्ञान के अनेक विध आयामों का ही परिणाम है। क्रोचे की अभेदवादी दृष्टि कलाकृति और शिल्प में भेद नहीं मानती। उनके अनुसार कलाकृति और शिल्प अभिन्न है। शिल्प को अलग कर देने से कृति की विशिष्टता रही कहाँ। यही विशिष्टता ही तो उसकी कलात्मकता है, क्योंकि वही एक कलाकार को दूसरे कलाकार से पृथक करती है। प्रणिधान, मेडिटेशन कला सृष्टि का अन्यतम साधन है। किसी भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए कवि उपयुक्त शब्द ढूंढता है। पहले वह अनेक शब्दों को तोलता है, उनके तारतम्य का आकलन कर किसी एक को चुनता है, पर सूक्ष्मता से देखने पर वह शब्द पूरा जचता नहीं। तब उसे छोड़कर दूसरे को आजमाता है। उससे भी मन को संतोष नहीं होता, फिर तीसरे को परखता है। इस प्रकार तब तक चयन और त्याग की यह प्रक्रिया चलती रहती है, जब तक शब्द अनुपयुक्त, अपूर्ण, असुंदर, अव्यंजक लगता रहता है। इस उधेड़ बुन में एकाएक कोई ऐसा शब्द सामने आ जाता है जो उपयुक्त, सटीक, सुंदर एवं व्यंजक प्रतीत हो उठता है। उसे पाकर कवि को सद्य सौंदर्यात्मक आनंद का, बल्कि एक प्रकार की विजय का अनुभव होता है। ग्रहण और त्याग की स्वीकृति और अस्वीकृति की यह दीर्घ श्रृंखला प्रणिधान सापेक्ष हुआ करती है। मन की चंचलता या अस्थिरता में शब्द पाक सिद्ध नहीं होता। प्रतिभा, जीनियस कला सृष्टि का अनिवार्य साधन है। प्रतिभा उत्पादक या सृजक क्रिया है, अर्थात उसका काम है कला का उत्पादन। इस उत्पादक क्रिया के साथ एक दूसरी क्रिया भी है, जिसका काम है निर्णय या आलोचना। इसका नाम है रुचि, टेस्ट। क्रोचे प्रतिभा और रुचि में अभेद मानते हैं। क्रोचे प्रतिभा और रुचि में कोई डिफरेंस नहीं मानते। यदि दोनों में यदि अंतर है तो इतना ही कि प्रक्रिया सक्रिय है, प्रतिभा सक्रिय है, रुचि निष्क्रिय है। प्रतिभा से कला का उत्पादन होता है, रुचि से भावन या आलोचन। इसलिए कलाकार के लिए आलोचना होना उतना ही आवश्यक है जितना आलोचक के लिए कलाकार होना। प्रतिभा और रुचि का योग पेशेवर कलाकार
और आलोचक के लिए ही नहीं, सामान्य पाठक या भावक के लिए भी अपेक्षित है। अन्यथा न तो वह कलाकृति का भावन कर सकेगा और न भले बुरे का निर्णय। जितनी देर तक भावक किसी कलाकृति से आनंद उठाता है और देर तक कलाकार से उसका तादात्म्य रहता है, कालिदास को पढ़ते समय हम कालिदास से एक रूप हो जाते हैं, उतनी देर के लिए हमारी आत्मा उस ऊंचाई पर पहुंच जाती है जहां कालिदास स्थित है। इसी तरह कालिदास की आलोचना के लिए भी उनके स्तर तक हमारा उठना जरूरी है। क्रोची की मान्यता है कि कलात्मक प्रतिभा नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं होती। कलाकार की प्रतिभा और जनसाधारण की प्रतिभा में केवल मात्रा का अंतर होता है। यदि दोनों की प्रतिभा में तात्विक भेद होता तो कलाकृति का भावन ही संभव नहीं होता। सर्वतः निम्न कोटि की वस्तुओं में तादात्म्य कैसे होता? तादात्म्य के अभाव में साधारणीकरण कैसे होगा? और साधारणीकरण नहीं तो अनुभूति की समानता कैसे स्थापित होगी? इसलिए प्रतिभा गुणात्मक रूप से एक ही है, अंतर इतना है कि कलाकार का संवेदन तीव्रतर, अवेक्षण सूक्ष्मतर, कल्पना विशदतर और अभिव्यंजना रमणीयतर होती है। प्रतिभा आकाश से टपकी हुई चीज नहीं, बल्कि पूर्णतः मानवीय धर्म है, जो अल्पाधिक मात्रा में सबों में रहती है। कवि सभी होते हैं, कोई छोटा कवि होता है, कोई बड़ा। चूंकि क्रोचे कला को जैव और अखंड मानते हैं, इसलिए वे कला विषय किसी प्रकार के वर्गीकरण के विरोधी हैं। यथार्थवादी और प्रतीकवादी, वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ, आभिजात्यवादी और स्वच्छंदतावादी, स्वाभाविक और अलंकृत, शब्दालंकार और वाक्यालंकार आदि अभिधानों को वे दार्शनिक शून्यता की संज्ञा देते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि वर्गीकरणों को कला पद्धतियों के निरूपक समस्त ग्रंथों को यदि जला भी दिया जाए तो क्षति नहीं होगी। इस संदर्भ में लक्षणा की परिभाषा के खंडन का उनका निम्नलिखित तर्क रोचक है। वास्तविक यानी प्रधान के रूप में अवास्तविक शब्द के प्रयोग की आवश्यकता क्या है? सीधा और अच्छा रास्ता छोड़कर लंबा और बुरा रास्ता क्यों पकड़े? यदि कहिए कि वास्तविक शब्द उतना व्यंजक नहीं है जितना दूसरा शब्द है, तो दूसरे लाक्षणिक शब्द को ही वास्तविक क्यों न कहा जाए? द्राविड़ प्राणायाम की क्या आवश्यकता है? फिर अलंकार का प्रश्न उठाकर वे कहते हैं कि अभिव्यंजना में अलंकार का योग कैसे होता है? क्या बाहर से? तब तो अभिव्यंजना से वह हमेशा अलग है। क्या भीतर से? तब या तो वह अभिव्यंजना में कोई सहायता नहीं करता, उसे दूषित करता है, अथवा अखंड तथा अविविध्य रूप में अन्वित होकर वह अभिव्यंजना का ही अंग बन जाता है। इस प्रकार अलंकार नहीं रह जाता। कला को अखंड मान लेने से उसके विभाजन या वर्गीकरण का प्रश्न क्रोची के लिए कठिन बन जाता है, पर सैद्धांतिक रूप में कला की अखंडता मानते हुए भी व्यवहारिक रूप में वर्गीकरण आदि को स्वीकार करने में कोई क्षति नहीं है। शंकराचार्य जैसे अद्वैतवादी ने जहाँ पारमार्थिक दृष्टि से एकमात्र ब्रह्म की सत्ता मानी, वहाँ व्यवहारिक दृष्टि से जीव जगत आदि के भेद को भी स्वीकार किया। माना कि काव्यत्व अखंड तत्व है, फिर भी महाकाव्य और मुक्तक में या महाकाव्य और नाटक में जो काव्यत्व है वह बिल्कुल अभिन्न है, ऐसा नहीं कह सकते। क्लासिकल और रोमांटिक, यथार्थवादी और प्रतीकवादी आदि भेद उनके आधारभूत दृष्टि भेद के व्यवहारिक अभिधान मात्र है, जिनकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। शब्द प्रयोग के संबंध में भी क्रोचे का मत एकांगी है। उनका कहना है कि यदि गौण शब्द से ही अर्थ की सटीक अभिव्यक्ति है तो उसे प्रधान मान लो, उसे प्रधान क्यों नहीं माना जाए? जो अभिष्ट अर्थ प्रदान करे उसे ही उसका व्यंजक क्यों न माना जाए? इसका बड़ा विशद विवेचन हमारे यहाँ शब्द शक्तियों के विचार के प्रसंग में हुआ है। यदि क्रोचे उससे अवगत होते तो ये शंका उनके मन में उठती ही नहीं।
शब्द के प्रधान और गौण अर्थों का भेद इसलिए मान्य है कि प्रधानता और गौणता कोई नियत वस्तु नहीं है। एक प्रकरण में जो प्रधान होगा वही दूसरे प्रकरण में गौण बन जाता है। लक्षणा में मुख्यार्थवाद पर जो बल दिया जाता है वह इसलिए प्रधान अर्थ के अनुपयोगी सिद्ध होने पर ही गौण अर्थ लेने का औचित्य है। ऐसा प्रकरण विशेष की अपेक्षा कारण नहीं होता, विशेष के कारण होता है, सर्वत्र नहीं। प्रधान गुण का भेद स्वीकार कर लेने से शब्दार्थ के समस्त असंगतियों का समाधान हो जाता है, सामान्य व्यवहार में भी और विशिष्ट व्यवहार में भी। यदि क्रोचे गुण को ही प्रकरण विशेष में प्रधान मानने के आग्रही हैं तो कोई हर्ज नहीं, पर अभिधा, लक्षणा और व्यंजना नामक त्रिविधि वृत्तियों से इस समस्या का जैसा व्यापक समाधान होता है वैसा किसी दूसरे प्रकार का नहीं। क्रोचे ने अलंकार और अभिव्यंजना का जो तादात्म्य माना है वह संगत है। अनेक भारतीय आचार्यों ने अलंकार को काव्य का बाह्य तत्व कहकर अनावश्यक उलझन उत्पन्न कर दी है। वस्तुतः अलंकार काव्य में ऊपर से या अलग से आरोपित धर्म नहीं है, वह उसका सहजात संवेद धर्म है। भारतीय आचार्यों में कुंतक ने सालंकारस्य काव्यता कहकर अलंकार को काव्य का अंतरंग घोषित किया, तो भी बाद के अलंकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और मम्मट, विश्वनाथ जैसे आचार्य भी अलंकार को बाह्य धर्म ही कहते हैं। बाह्य का अर्थ यदि गुण माने तो आपत्ति की कोई बात नहीं है, क्योंकि अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। बिना अलंकार के भी काव्य उत्तम हो सकता है, होता है, परंतु यदि बाह्य का अर्थ आरोपित या अलग से जोड़ा हुआ मान ले तो ये अमान्य है। जैसा हम पहले देख चुके हैं कि क्रोचे कला में केवल रूप का महत्व स्वीकार करते हैं, वस्तु या कंटेंट या मैटर का नहीं। उनका सारा बल रूप पर है। वे लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो कला में वस्तु के चयन की बात करते हैं। क्रोचे का कहना है कि कला के विचार के प्रसंग में दो प्रश्न उठने ही नहीं चाहिए, एक तो कला का प्रयोजन का, दूसरा वस्तु के चयन का। प्रयोजन का प्रश्न हास्यास्पद है और वस्तु के चयन का प्रश्न प्रमाद है। प्रयोजन और वस्तु चयन ये दोनों प्रश्न अन्योन्य आश्रित हैं। प्रयोजन का निर्धारण तभी संभव है जब कलाकार की वस्तु के चयन की स्वतंत्रता हो, किंतु कलाकार को वस्तु के चयन की स्वतंत्रता नहीं होती, वह तो स्फुरित होती है और स्फुरण के साथ अभिव्यक्त भी हो जाती है, अर्थात कला में परिणत हो जाती है। इसलिए कलाकार को चयन का अवकाश कहाँ है? चयन के लिए चिंतन आवश्यक है और चिंतन के लिए वस्तु की पूर्व सत्ता आवश्यक है, उसके गुण दोष की जानकारी आवश्यक है। इनमें कोई चीज पहले से नहीं होती। अंत प्रेरणा के क्षण में एकाएक कोई वस्तु अंत प्रज्ञा में उद्भासित उठती है और उद्भासित होते ही अभिव्यंजना बन जाती है, क्योंकि जब तक अभिव्यंजना नहीं बनेगी तब तक उसका बोध कलाकार को होगा ही नहीं। ये समस्त प्रक्रिया आंतरिक, अनैच्छिक, आशुभावी है। इसलिए कलाकार स्वयं स्फुरित वस्तु पर निर्भर रहने को बाध्य है। इसलिए कलाकार स्वयं स्फुरित वस्तु पर निर्भर रहने को बाध्य है। उसे अंतःप्रेरणा से ही परिचालित और निर्देशित होना है। अतः प्रेरणा के विपरीत वह कुछ भी नहीं कर सकता। कला में उपयोगिता और नैतिकता का प्रश्न बहुत मोस्ट है। कला में उपयोगिता और नैतिकता का विवाद बहुत प्राचीन है। क्रोचे स्पष्ट कहते हैं कि कला उपयोगिता और नैतिकता से ही नहीं बल्कि व्यवहारिक मूल्यों से भी बिल्कुल निरपेक्ष और स्वतंत्र है। इसलिए उपयोगिता या नैतिकता की दृष्टि से कला वस्तु के साथ प्रशंसनीय या निंदनीय विशेषण भी नहीं जोड़ा जा सकता। इसका कारण भी कलाकार की पराधीनता ही है। कोई निंदा या प्रशंसा का भागी तो तब बनता है जब उसे कुछ करने की छूट या स्वतंत्रता हो। जिसे स्वतंत्रता है ही नहीं उसे दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? कलाकार वस्तु का चयन स्वयं तो करता नहीं, वह उसके अंतःप्रज्ञा में न जाने कब किधर से कैसे स्फुरित हो जाती है। उसका ज्ञान कलाकार को भी स्फुरण के बाद ही होता है। अतः इसमें न उसका श्रेय है न आश्रय है। वस्तु के स्फुरण में कलाकार पराधीन है। वस्तु के स्फुरण में कलाकार पराधीन है।
इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी अभिव्यंजना भी वह पराधीन है। उसे इतनी स्वाधीनता है कि किस वस्तु को अभिव्यक्त करे, किसको नहीं। यदि अभिव्यक्त करे तो किसके लिए, कब और कैसे। ये प्रश्न वस्तुतः कला सृष्टि से नहीं, बल्कि जीवन के कुछ व्यवहारिक, आर्थिक, नैतिक आदि पक्षों से जुड़े हुए हैं। संभव है कि कलाकार के मन में स्फुरित कोई अंतःप्रज्ञा कला की दृष्टि बहुत उत्कृष्ट हो, किंतु उसकी अभिव्यंजना से कोई आर्थिक लाभ होने की संभावना न हो, अथवा समाज उसे नैतिक दृष्टि से उचित न माने। ऐसी स्थिति में वो उसे अभिव्यक्त करना नहीं भी चाह सकता है। यह प्रश्न उपयोगितावादी है, अर्थात जीवन के व्यवहारिक पक्षों से संबद्ध है। कला के रूप में कला का इनसे कोई संबंध नहीं है। इसी तरह कला विषयक आलोचना के प्रसंग में कलाकार की नैतिकता का प्रश्न उठाना भी निरर्थक है। एक तो उसकी निजी नैतिकता उसकी कला में प्रतिफलित हो ही यह आवश्यक नहीं है, और हो भी तो इससे क्या आता जाता है यदि कला के रूप में उसकी कृति अनवद्य है। कबीर की भाषा में मोल करो तलवार का पड़ा रहने तो म्यान। कलाकृति को देखो, अवान्तर अप्रासंगिक प्रश्नों के पचड़े में क्यों पड़ते हो। अनुवाद की शक्यता। काव्य या कला को अखंड तथा व्यक्तिक अंतःप्रज्ञा मानने का एक उपप्रमेय यह भी है कि उसका अनुवाद असंभव है। जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ढालने पर कोई तरल वस्तु रहती वही है, केवल उसकी आकृति बदल जाती है, वैसे ही एक अभिव्यंजना को दूसरी अभिव्यंजना में ढालकर उसे अक्षुण्ण नहीं रखा जा सकता। दूसरी अभिव्यंजना में ढालने पर केवल उसकी आकृति ही नहीं बदलती, बल्कि अभिव्यंजना भी बदल जाती है, क्योंकि कोई भी अभिव्यंजना कलाकार की सर्वथा निजी अभिव्यंजना होती है, उसकी अपनी अंतःप्रज्ञा से उत्पन्न। उसको जब दूसरा व्यक्ति रूपांतरित करता है तो अनिवार्यतः उसमें संस्कार मिल जाते हैं। परिणामतः वह मूल कलाकार की अंतःप्रज्ञा अभिव्यंजना रह ही नहीं जाती। अनुवाद या तो मूल अभिव्यंजना को विकृत या नष्ट कर देता है, अथवा उसे नई अभिव्यंजना में डाल देता है। मेघदूत लिखते समय कालिदास के या कामायनी लिखते समय जयशंकर प्रसाद के मन में जिस अंतःप्रज्ञा का स्फुरण हुआ, वह सर्वथा उनका अपना निजस्व था, और उस अंतःप्रज्ञा की अभिव्यंजना भी उनकी अपनी थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि अनुवादक में उस अंतःप्रज्ञा का नितांत अभाव होगा। अनुवाद में अनुवाद के अपने संस्कारों की छाप पड़ेगी, और उसकी अभिव्यंजना भी अपनी होगी। इसलिए अनुवाद के रूप में जो वस्तु तैयार होगी वो मूल से बिल्कुल भिन्न होगी। उसमें न कालिदास होंगे न जयशंकर प्रसाद। विश्वसनीय कुरूपता और अविश्वसनीय सौंदर्य वाली कहावत अनुवाद पर बिल्कुल लागू है। यदि अपवाद विश्वसनीय होगा तो असुंदर हो जाएगा, और सुंदर होगा तो अविश्वसनीय हो जाएगा, क्योंकि मूल से हट जाएगा। इसलिए कला का अनुवाद संभव नहीं है। व्यवहार में जिसे हम अच्छा अनुवाद कहते हैं, वह मूल की समीपवर्ती स्वतंत्र रचना है और इसका अपना मूल्य है। इस प्रकार बेनेडेत्तो क्रोचे का भाग 3 समाप्त होता है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।